मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारी देश की मौजूदा सरकार जब उसके पक्ष के आंकड़े आते हैं तो उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है और जब उसके खिलाफ आंकड़े आते हैं तो उसकी वो घोर आलोचना करती है। दोस्तों देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक आइकॉनिक इवेंट किया। एक हफ्ते तक चले इस कार्यक्रम में वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार की अर्थव्यवस्था के उन तमाम सुखद और उन तमाम उजाले पहलुओं को रेखांकित करने का काम किया। इस कार्यक्रम के तहत वित्त मंत्रालय ने भारत देश की उन तमाम उपलब्धियों का बखान किया जो खास करके पिछले 8 साल में मौजूदा मोदी सरकार के द्वारा शुरू किए गए। मिसाल के तौर पे जनधन योजना, जिसमें 45 करोड़ कमजोर लोगों को एक तरह से बैंक अकाउंट खोला गया और उन्हें बैंकों से जोड़ा गया। मिसाल के तौर पे जन सुरक्षा योजना, जिसमें कई करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई। मिसाल के तौर पे उज्ज्वला योजना, जिसके तहत देश के गांव के करीब 9 करोड़ गरीबों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए गए। सौभाग्य योजना, जिसके तहत करोड़ों लोगों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा गया और देश के हजारों अछूते पड़े बिजली से अछूते पड़े गांवों को इलेक्ट्रिफिकेशन और इलेक्ट्रिक पोल से जोड़ा गया। इस तरीके की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कृषि बीमा योजना, खाद्य सब्सिडी योजना, उर्वरक सब्सिडी योजना जैसे कई योजनाओं का बखान किया गया। दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश में जब से कंप्यूटराइजेशन का दौर चला है, डिजिटल चीज़ों का दौर चला है, तब से हमारी सरकार ने काफ़ी अपनी गवर्नेंस को और अपनी मशीनरी को ज़्यादा से ज़्यादा ईज बनाने का काम किया है। और उस दिशा में मौजूदा मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में कुछ ज़्यादा ही डिटर्मिनेशन के साथ, ज़्यादा ही इच्छा शक्ति के साथ और अपने तमाम योजनाओं को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप देकर एक टारगेट बेस पर उसे भली भांति संपादित करने का काम किया। लेकिन दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि पिछले 8 साल में इस सरकार ने जहां एक तरफ सुधारों को प्रमुखता दी तो दूसरी तरफ कहीं न कहीं गवर्नेंस में पॉलिटिकल करेक्टनेस के फैक्टर को भी बहुत ज्यादा तवज्जो दी। यानी कि कहीं न कहीं वह कदम जो सरकार को राजनीतिक तौर पे सीधे सीधे लाभान्वित करते हैं, सरकार को राजनीतिक तौर पर हमेशा ही फ्रंट फुट पर रखते हैं, उसको लेकर के मौजूदा मोदी सरकार काफी संवेदनशील रही है। हालांकि कभी नरेंद्र मोदी ये कहा करते थे, देश के प्रधानमंत्री, कि हम केवल चुनाव के 6 महीने पहले राजनीति करेंगे और अपने शासन के कार्यकाल में बाकी समय देश के केवल विकास को लेकर के कार्य करेंगे। लेकिन दोस्तों पिछले 8 साल के वो तमाम सरकार के वारदात और सरकार के कारदात इस बात को पुष्ट नहीं करते कि यह सरकार पॉलिटिकल करेक्टनेस को महत्व नहीं देती, बल्कि खूब ज्यादा महत्व देती है। और इसी क्रम में इस सरकार ने जो अपने प्रचार की और अपने मीडिया की जो नीति बनाई है, जो कार्यनीति बनाई है, वो पिछले 75 सालों के इतिहास में अब तक सबसे अनूठा है। यानी कि यह सरकार अपनी सच्ची आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। लोकतंत्र में यह कहा जाता है कि प्रेस का फ्रीडम है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इस सोशल मीडिया के युग में और वन पार्टी वन मैन के इस मौजूदा इस सिग्निफिकेंट एरा में हमने यह देखा है कि यह सरकार लोकतंत्र के उन तमाम ट्रेंड और ट्रेडिशन को एक तरह से भली भांति धता जता रही है। सरकार के ऐसे कोई भी रिपोर्ट, सरकार से जुड़े हुए ऐसे कोई भी ऐसी अंदर की छिपी स्टोरी उसे बाहर नहीं आने दिया जाता। और अगर वह स्वतंत्र मीडिया उसे लाने का प्रयास करता है तो उसे तमाम तरीके से ये किन प्रकारेण से, चूंकि एग्जीक्यूटिव के पास कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल के तहत भी जुडिशियरी के फील्ड में भी किसी न किसी तरीके का इंटरवेन करने का अधिकार है, और मीडिया में तो कुछ ज्यादा ही अधिकार है, क्योंकि मीडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मिला हुआ है। मीडिया एक कॉरपोरेट घराने के साए तले चलती हैं और उन कॉरपोरेट घरानों को कोई भी पॉलिटिकल रिजीम बड़े आसानी से अपने प्रभाव में ले लिया करती है। ऐसी सूरत में हम यह देखते हैं कि इस सरकार के खिलाफ चाहे वो नोटबंदी को लेकर के उसके तमाम इल इफेक्ट आए हों, आफ्टर इफेक्ट आए हों, इस सरकार में जीएसटी को लेकर के तमाम आफ्टर इफेक्ट आए
और सबसे ज्यादा आफ्टर इफेक्ट हमने देशबंदी के दौरान देखा कि जब देश के करोड़ों लोग सड़कों पर और जो है छिपकर कैसे कैसे हजारों मील का रास्ता अपना सफर तय कर रहे थे और अपने निकट जनों के पास, अपने प्रियजनों के पास मिलने को आतुर थे, उस समय उस तरीके का जो एक दृश्य था, उस दृश्य का भी इस सरकार ने पूरा संज्ञान नहीं लिया। और फिर हमने यह देखा कि जो कोरोना की और कोविड की जो दूसरी मारक लहर आई और जिस तरीके से लाशों के अंबार लग गए, पूरा देश त्राही त्राही कर उठा, ऑक्सीजन सिलेंडर की पूरी किल्लत हुई, बेड के लाले पड़ गए और पूरा देश जो है खास करके मध्य वर्ग जिस उस त्रासदी से गुजरा, इस सरकार ने उसे भी बड़े अच्छे तरीके से स्वीकार नहीं किया। और उस मामले में न केवल केंद्र सरकार बल्कि तमाम राज्य सरकारों ने भी कोरोना से मृत लोगों के आंकड़ों को सही सही बताने में कोताही बरती और इसमें दोनों सरकारों का चरित्र एक ही दिखा। अभी हम बात कहना चाहेंगे कि निर्मला सीतारमण ने कल अपने कार्यक्रम में इस आइकॉनिक सेलिब्रेशन में ये कहा कि हमारी सरकार ने जो है मुफ्त अनाज बांट करके जो एक पॉसिबिलिटी थी भूखे रहने की, उसको कम किया। हम सब जानते हैं कि अनाज सब्सिडी का विरोध भारतीय जनता पार्टी बड़े पुरजोर तरीके से किया करती थी कि हमें मुफ्त में बांटने, फ्री में बांटने और सब्सिडी देने के बजाय जनता को रियल तरीके से इंपावर किया जाए, उनकी आमदनी बढ़ाई जाए जिससे कि वो खुद बाजार से क्रय कर सकें। लेकिन कोविड काल में, उस आपदा के दौर में अगर मुफ्त अनाज बांटा गया तो वो एक सही कदम जरूर था, लेकिन उसका एक इनहेरेंट ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल भी था। यही वजह है कि कोविड के समाप्त होते ही जब ये योजना समाप्त की गई तो उत्तर प्रदेश के चुनावों में ध्यान रख करके इस योजना को 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया और ये पॉलिटिकल तरीके से काफी लुक्रेटिव कदम साबित हुआ। तो हम कहना चाहेंगे कि अभी तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा कभी प्रेस के फ्रीडम को लेकर के, कभी अलग अलग तरीके की धार्मिक आजादी को लेकर और अभी अभी एक एनवायरनमेंट को लेकर के, पॉल्यूशन बढ़ाने को लेकर के जो एक आंकड़ा आया है, उस आंकड़े में दुनिया के 180 देशों में भारत को सबसे निचले जगह पर रखा गया है। लेकिन सरकार ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया। लेकिन जब यही करीब 4 साल पहले जब एक विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने कई पायदान की तरक्की की है और वह दुनिया के 50 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जो कभी वो 100 से ऊपर उसकी रैंकिंग हुआ करती थी। तो उस सरकार ने, मौजूदा मोदी सरकार ने इसके लिए एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विजयी भाव में इस न्यूज को सार्वजनिक किया। लेकिन जब न्यूज या जब कोई खबर या रिपोर्ट या कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की कोई रपट इस सरकार के कुकृत्यों का, इस सरकार के बैड गवर्नेंस का, इस सरकार के मैल गवर्नेंस का और सरकार की बदनीयती को उजागर करती है तो उसकी कोई चर्चा नहीं की जाती, उसे एक तरह से छिपा लिया जाता है या उसकी अनसुनी की जाती है और उससे जुड़े हुए मीडिया के सवालों पर एग्रेसिव रूप से रिएक्शन दिखाया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये पहली बार ये नजीर दिखाई पड़ रही है। हमने आज तक देखा भारत में जिस भी पार्टी का शासन रहा हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जैसे डिक्टेटर का ही क्यों न रहा हो, अगर इमरजेंसी काल के उन दिनों को हटा दें तो मीडिया को इवन की कई बार अनाप शनाप भी प्रश्न किए जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई जाती थी। लेकिन आज के दौर में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अगर आप सच्ची आलोचना करते हैं, फैक्ट से जुड़ी हुई आलोचना करते हैं तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। आखिर ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सा एग्रेसिव पोस्चर है, या किस तरीके की राजनीति है कि आप केवल और केवल जो है वो एक तरह से चारण गान सुनना चाहते हैं, केवल तारीफों की स्तुति सुनना चाहते हैं। अगर आपको सही सुझाव दिए जाते हैं, सही सलाह दिए जाते हैं और आपकी खामी को सही तरीके से आपको बताया जाता है तो आपको उस पर एक्शन लेने के बजाय, अपने ब्यूरोक्रेसी पर नकेल कसने के बजाय आप उन प्रश्नकर्ताओं को, प्रश्न पूछने वालों को और वो अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणी करने वालों के खिलाफ आप बड़े कड़े से कड़े बयान देते हैं। यह ठीक है कि राष्ट्रवाद का परचम लहराया जाना चाहिए, लेकिन वह राष्ट्रवाद कोई मायने नहीं रखता अगर उस राष्ट्र के व्यक्ति बेहाल हों। अगर राष्ट्र का व्यक्ति खुश रहेगा तो राष्ट्र भी खुश रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये मौजूदा सरकार को इस बात की नसीहत लेनी चाहिए कि वो अपनी आलोचना को सही परिप्रेक्ष्य में लें और आलोचना में यदि दम है तो उसकी वो ज्यादा तारीफें करें, उन्हें ज्यादा इज्जत बख्शें। केवल और केवल आप अपने यहाँ एक तरह से
खुशामदबाजों की, आप अपने यहाँ केवल चाटुकारों की अगर फौज बना करके आप एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व का तगमा अपने ऊपर लगाना चाहते हैं, तो आप अपने आप को अंदर से कमजोर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आपके सुरक्षा भाव को दर्शाने का काम कर रहा है। तो इस बात को सरकार के उन तमाम नीति निर्माताओं को, निर्णयकर्ताओं को और उच्च नेतृत्व वर्ग को एक विराट दिल दिखाकर, एक विराट संवेदनशीलता दिखाकर और एक लोकतंत्र का एक विराट मानस और व्यक्तित्व का परिचय देकर इस बात को, अपने दोषों को और अपने गलतियों को स्वीकार करना और अपने आलोचकों को गले लगाना उन्हें कहीं से भी छोटा नहीं करेगा, बल्कि उन्हें और बड़ा बनाएगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं ये कार्यक्रम अब समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर और फिर किसी विचार पर हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।